नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं किस तरीके से चीन ने भारत के साथ जो सटी लद्दाख वाली सीमा है वहाँ पर 5,000 से भी ज़्यादा सैनिक अपने तैनात कर दिए। और अरुणाचल, अगर सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम में भी नाथुला पास पर भारतीय सैनिकों में और चीनी सैनिकों में झड़प हुई, जिसमें चीनी सैनिकों ने लाठी, डंडे, कटीले तारों का प्रयोग किया भारतीय सैनिकों से लड़ने में। तो यानी चीन ने हर तरीके की बदतमीजी और गुंडागर्दी की जो पराकाष्ठा पिछले कुछ दिनों में दिखाई है, अब चीन की वो पराकाष्ठा का जो गुब्बारा था, माना उसमें किसी ने सुई लगाकर पंचर कर दिया और वो गुब्बारा फिर से देने की, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वो पिलपिला हो गया और पिलपिला होकर वो गुब्बारा गिर गया। तो वो कैसे हुआ आपको बताऊंगा उसके बारे में। दोस्तों, फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि चीन ने भारत के आगे, भारत के ज़बरदस्त हौसले, भारतीय सेना के ज़बरदस्त जिसे कहते हैं कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन के आगे घुटने टेक दिए चीन ने। जी हाँ, ये बात अभी सर्वविदित हो चुकी है कि चीन ने भारत के आगे आखिरकार घुटने टेक दिए हैं। तो दोस्तों, आइए इस खुशी में सबसे पहले कमेंट में जय हिंद जय जवान लिखिए। जय जवान लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जय हिंद की सेना, क्योंकि वास्तव में भारत देश की महान सेना है, जिसके कारण ही आज इस देश का ये जो तिरंगा है, आप देखिए ये तिरंगा आज इसीलिए लहरा रहा है, इस देश का तिरंगा, क्योंकि आज इस देश में वो सेना है जिसके कारण हम अपने घरों में ये तिरंगा यहाँ पर लटका सकते हैं, इस तरह तिरंगे को फहरा सकते हैं और इस तिरंगे को हम सलाम कर सकते हैं, सिर्फ इसी कारण से क्योंकि आज इस देश की सीमा पर भारत के जांबाज सैनिक अपने प्राणों को इस तिरंगे के हेतु निछावर करने के लिए तैयार हैं। तो उनके सम्मान में कमेंट में सबसे पहले जय हिंद जय जवान लिखे दोस्तों। उसके बाद आपको बताता हूँ किस तरीके से चीन ने घुटने टेक दिए हैं, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ कि दरअसल भारत में जो चीन के राजदूत सुन विडोंग, उन्होंने भारत और चीन के रिश्तों को लेकर कहा है कि हमें कभी अपने मतभेदों को, दो देशों के बीच आपसी रिश्तों से ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए और असहमतियों का समाधान बातचीत से करना चाहिए। यानी जो चीन कल तक 5,000 सैनिक लद्दाख के सीमा पर खड़े कर रहा था, वो चीन अब भारत से कहता है कि हमें बातचीत से समाधान करना चाहिए अपनी असहमतियों का। और सुन वेइडोंग ने आगे भी ये भी कहा कि चीन और भारत साथ मिलकर कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारे लिए ये भी एक महत्वपूर्ण टास्क है कि हम अपने रिश्तों को मजबूत रखें। हमारे युवाओं को ये एहसास होना चाहिए कि दोनों देशों यानी कि चीन और भारत के बीच जो रिश्ते हैं वो एक दूसरे के लिए नए अवसरों को खोलेंगे और हम एक दूसरे के लिए खतरा नहीं हैं। तो जिसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फटने की आवाज़ आ रही है दोस्तों। चीन की पैंट जो है वो फट गई है और चीन इस समय पीछे पकड़ के भागता फिर रहा है। चीन की हालत ख़राब है दोस्तों। उसका कारण क्या है वो भी आपको बताता हूँ कि पहले इस देश के अंदर मनमोहन जी की सरकार होती थी जो चीन के तलवे चाटा करती थी। तो मनमोहन की सरकार थी, चीन के तलवे चाटना आम बात थी। वामपंथी किस्म की सरकार थी पहले जो थी इस देश के अंदर, लेकिन अब इस देश में वामपंथियों की, लकड़बग्गों की, भेड़ियों की और जेएनयू छाप, जोला छापों की, उनकी सरकार नहीं। आज इस देश के अंदर एक सशक्त प्रधानमंत्री की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिसका एक सीधा सा मोटो है कि नरेंद्र मोदी जी, अजीत डोभाल और अमित शाह मिलकर इन्होंने एक बात को बहुत सीधे सीधे दुनिया को ये मैसेज बड़ा क्लियर दे दिया है कि ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और आपको ठोकेगा भी। तो अब भारत ने डरना बंद कर दिया है। पहले क्या होता था कि चीन साल में, आप मानेंगे नहीं, 365 दिनों में से 352 दिन चीन भारत के अंदर इन्वेजन यानी कि घुसपैठ करता था और भारत कुछ नहीं कहता था। उसका कारण क्या था कि हमारी सेना के हाथ बांध रखे थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय सेना के हाथ खोले हैं तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है, कैसे 370 हटी और 35 हटी, पत्थरबाज कहाँ गायब हो गए जैसे गधे के सिर पे से सींग, या आप भली भांति जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है इस बात के बारे में। अभी जो दूसरी बात आती है कि चीनी राजदूत ने जिस तरीके से बातें कही हैं कि दोनों देशों के बीच में जो मतभेद हैं और कोरोना वायरस से भी हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं और जो मतभेद हैं उसका असर भारत के और चीन के संबंधों पर नहीं पड़ना चाहिए। दोनों देशों को बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाना चाहिए, ये चीन का इस समय कहना है। चीन के, और ये मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, चीन के राजदूत कह रहे हैं, यानी चीन ने ऑफिशियली अपना स्टैंड यहाँ पर जाहिर कर दिया। और देखिए तुरंत हवा चलिए, तिरंगा भी हमारा लहराना शुरू हो गया। तो दोस्तों देखिए, मतलब मेरी बात को स्वयं भारत के तिरंगे ने प्रमाणित कर दिया दोस्तों।
तो चीन ने मतलब ये भी बोला है कि अभी हम कुछ भी तरीके से अगर इसको बातचीत के द्वारा अगर इन असहमतियों को निपटा सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। फिलहाल आपको बता देते कि लद्दाख में भारत और चीन के बीच जो जारी तनातनी है उसके बीच जब अमेरिका ने जो बड़ा बयान दिया है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। आज नरेंद्र मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके तहत नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों से जो घनिष्ठ संबंध बनाए हैं आज उनका असर सामने दिख रहा है। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलते हैं कि ये विदेश यात्रा क्यों करते हैं बहुत ज़्यादा। अरे भैया, इन्हीं विदेश यात्राओं के कारण ही आज ऐसे संबंध भारत ने विदेशों से बनाए हैं कि यूनाइटेड नेशन में भी चीन की एक न चली। पाकिस्तान के पक्ष में भी जब चीन ने बात करी 370 हटाने की तो भी चीन की एक न चली, ना पाकिस्तान की चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि मोदी जी ने आज यूरोपीय देशों से, अमेरिकी देशों से बहुत अच्छे संबंध बना रखे हैं। दूसरी बात, डोनाल्ड स्वयं, आप ये सोचिए कि भारत के पक्ष में बोलने के लिए मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप जी ने बात कही ट्वीट करके कि यदि भारत और चीन चाहे तो अमेरिका मध्यस्थता के लिए तैयार है। तो ये इतना, जिसे कहते हैं समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो उन्होंने कहा कि हमने भारत और चीन दोनों को ही जानकारी दी है कि अमेरिका उनके बीच स्थित सीमा विवाद के निपटारे के लिए मध्यस्थ बनने का इच्छुक भी है और इसको निपटाने के लिए सक्षम भी है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका इस समय किस तरीके से चीन से चिढ़ा बैठा है और अगर यदि इस मामले में अमेरिका मध्यस्थता करता है तो किसके पक्ष में करेगा, ये बात चीन भी भली भांति जानता है। और ये बात चीन भी भली जानता है, चाहे चीन अपना ड्रैगन, चाहे कितनी फुंकार मान ले, चाहे कितनी आग बरसा ले चीन का ड्रैगन, लेकिन यदि अमेरिका एक बार बिगड़ गया तो फिर अमेरिका के गुस्से को संभालना, चीन छोड़िए, पूरी दुनिया के बस की बात नहीं है। और ऐसे में इस दौर में आज जब मोदी जी ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की जब कई लाख डोज जब अमेरिका को इस बुरे वक्त में दी तो उस समय मोदी जी ने यह साबित कर दिया कि अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त इस कोरोना संकट काल में भी यदि कोई है तो केवल भारत है। दोस्तों, इस बीच जो भारतीय सेना के कमांडरों का जो सम्मेलन है बुधवार को नई दिल्ली में शुरू हो गया है, जहां पर सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के संबंध में गहन चर्चा करी जाएगी। मोदी जी ने जो तीनों सेना के अध्यक्ष हैं उनसे मीटिंग करी है। बहुत गहरा मैसेज भेजा जा रहा है कि भारत पूरी तरह से हर तरीके से सामरिक रूप से जवाब देने के लिए तैयार है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ तनाव से पहले इस सम्मेलन की योजना बनाई गई थी। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बल के शीर्ष कमांडर बैठक में भाग ले रहे हैं। इस बैठक में लद्दाख में चीन के कारण उपजे हालात सहित सभी सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा होगी। तो जिस तरीके से भारत ने अब ये मैसेज दिया है कि अभी भारत जो है किसी तरीके से झुकने वाला नहीं है, उससे चीन ने आखिरकार हार कर घुटने टेक दिए हैं और बातचीत के मुद्दे पर आ गया है। तो अभी आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के लिए ये होता है जिसमें शीर्ष स्तर के अधिकारी शामिल होते हैं। ये अप्रैल 2020 के लिए निर्धारित था, मगर कोविड-19 महामारी के कारण ये स्थगित हो गया था। अब 2 चरणों में इसको आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का पहला चरण बुधवार को शुरू हुआ और 29 मई 2020 तक जारी रहेगा। इसके बाद दूसरा चरण जून 2020 के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा। भारतीय सेना का शीर्ष स्तर का नेतृत्व मौजूदा उभरती सुरक्षा और प्रशासनिक चुनौतियों पर विचार मंथन करेगा और भारतीय सेना के लिए भविष्य के पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाएगा। इसमें सेना कमांडरों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित कॉलेजिएट प्रणाली के माध्यम से निर्णय लिया जाता है। साउथ ब्लॉक में शुरू पहले चरण के सम्मेलन के दौरान परिचालन और प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित विभिन्न पहलुओं, जिनमें रसद और मानव संसाधन से संबंधित अध्ययन शामिल है, इन पर चर्चा करी जाएगी। और चीन के साथ जो हमारी LAC है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसके ऊपर भी जो बढ़ती स्थिति है उसके ऊपर भी चर्चा शामिल है। अभी एक बात आपको और बता देता हूँ कि बड़ी खुशखबरी है कि भारत का जो नेपाल से जो विवाद हो रहा था, सीमा को लेकर जो नक्शे को लेकर जो विवाद था, वो उसमें नेपाल ने क्या करना था, नेपाल एक अपनी संसद में एक प्रस्ताव पारित करने जा रहा था जिसके तहत नेपाल अपने संशोधित नक्शे को दिखाना चाह रहा था। इसमें वो इलाके शामिल थे, जो वार्तालाप जो यहाँ पर बात है कि वो इलाके भी इसमें शामिल थे जिन इलाकों को भारत ने अपने हिस्से में दिखाया था। नेपाल उन्हें अब उस नए नक्शे में अपने हिस्से में दिखाकर अपने संसद में एक प्रस्ताव पारित करने जा रहा था। और यदि नेपाल ऐसा करता तो भारत के खिलाफ नेपाल की तरफ से एक तरीके से एक जंग का ऐलान वाली बात हरकत हो जाती। लेकिन आप समझिए कि नेपाल ऐसा देश है कि भारत यदि केवल अपनी सीमा सील कर दे तो नेपाल को खाना पीना तक मुश्किल हो जाएगा। तो ये भारत की कूटनीति है कि अब नेपाल ने भी इस मामले में हार मान ली है। नेपाल ने फिलहाल इस प्रस्ताव को अपनी संसद में प्रस्तावित करने के लिए रोक लगा दी है और फिलहाल नेपाल ने इस विषय पर कोई भी मतलब विवादित बयान देने से बचने का निर्णय ले लिया। इसका मतलब ये है कि नेपाल ने चुपचाप इस मामले पर अपनी हार मान ली है। और क्यों ना हो, आखिरकार नेपाल के लोगों को, सभी नेपाली लोग हमारे भाई बंधु हैं, परंतु यदि नेपाल के ही लोग, नेपाल की अगर सरकार भारत के खिलाफ इस तरीके की गद्दारी करने की कोशिश करेगी तो ये बात नेपाल को भी याद रखनी होगी कि भारत चुप बैठने वाले देशों में से नहीं है।
तो हालांकि नेपाल के लोगों को हमारा पूरा पूरा प्यार है। नेपाल के जो गोरखा भाई हैं हमारे, वो भारत की सेना में भर्ती होकर हमारे देश की जो रक्षा करते हैं, उनको शत शत प्रणाम है। और सभी नेपाली लोग भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं। किसी भी प्रकार का कोई वैमनस्य हमें नहीं रखना चाहिए। लेकिन बस इतनी सी बात है कि नेपाल के अंदर जो वामपंथी सरकार है, वो नेपाल के स्वयं भारत को छोड़िए, वो नेपाल के अंदर ही नेपाल के जो हिंदू लोग हैं उनके हितों की अनदेखी लगातार कर रही है। और इस बात को नेपाल का हर शिक्षित व्यक्ति जो है इस बात को भलीभांति जानता है कि किस प्रकार नेपाल की वामपंथी सरकार आज नेपाल में नेपाली हिंदुओं के खिलाफ ही एक षड्यंत्र रच रही है, उनके खिलाफ एक माहौल तैयार कर रही है। नेपाल में जिस तरीके से ईसाई मिशनरियों को बढ़ावा मिल रहा है दिन रात वामपंथ की छत के नीचे, वो बात आज किसी से छुपी नहीं है। नेपाल में कई गरीब इलाकों में ईसाई मिशनरी यानी कि क्रिश्चियन मिशनरीज लगातार धर्मांतरण का काम कर रही हैं, और ये बात आज सबके सामने है। तो इसलिए नेपाल के अंदर ये जो वामपंथ का ड्रामा है नेपाल की सरकार के द्वारा, इसे बंद करना चाहिए और तुरंत भारत के साथ हाथ मिलाकर भारत के साथ एक समग्र विकास की नीति को अपनाना चाहिए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया तो तुरंत दबाइए, क्योंकि बिना बेल आइकन दबाए देशभक्ति से संबंधित कोई खबर आप तक पहुंचेगी ही नहीं। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।